नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश सेट, वेस्ट बंगाल सेट और डिफरेंट स्टेट्स के जो सेट होते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में हमारा छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम हुआ है और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे इस चैनल से, लाइब्रेरी ज्ञान के चैनल से, जो कि मेरा चैनल नहीं आप सभी का चैनल है, इस चैनल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इस क्वेश्चंस का आने का मकसद केवल यही था कि मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव के साथ एक्सप्लेनेशंस जो था वो बहुत अच्छा था। जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा रहा होगा उनका कम से कम तो मिनिमम मैं बोलता हूँ 10 से 12 क्वेश्चंस मिनिमम बने ही होंगे, अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी की रही होगी तो। आगे आप जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर भी हम फोकस करते हैं। हाल ही में 27 नवंबर को एनआईटी रायपुर का एग्ज़ाम है। मैं खास करके एनआईटी रायपुर में जितने भी फॉर्म डाले हैं उन बच्चों को एक बार कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सेट का जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं अभी, इस पेपर का जितना भी क्वेश्चंस है उसका एक्सप्लेनेशन जो बता रहा हूं, कोशिश करिएगा उसको नोट करने का। हो सकता है आपके एनआईटी रायपुर के एग्ज़ाम में वो पूछा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज चलिए शुरू करेंगे हम मध्य प्रदेश सेट 2022 का एग्ज़ाम, जो कि 2023 में हुआ था, है ना। तो वो अभी हाल ही में है। इसके बाद हम एमपीपीएससी डिस्कस करेंगे और बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। ये जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है एनआईटी रायपुर, एनआईटी वारंगल और जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आईआईटीज़ एनआईटीज़ में लाइब्रेरी ट्रेनिंग का जो फॉर्म निकला है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट से कुछ नया क्वेश्चंस आ सकता है। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिएगा एक नोटबुक अपने साथ लेकर रखिए, ताकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे आप नोट करते जाइएगा। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए है कि आज जितने कुछ हम पढ़े हैं, अभी तक जितने मेरे वीडियोस अपलोड हुए हैं आप लोग ज़रूर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। और जितने लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अगर वीडियो देखा होगा, बिल्कुल गारंटी देता हूँ, हाल ही में छत्तीसगढ़ सेट 2024 हुआ है, उस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उस पेपर से आए थे, जिस पेपर को मैंने सॉल्व कराया है। और मैं ये नहीं कहता कि पूरा एज इट इज़ सब क्वेश्चन आया, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने सॉल्व कराया उसी से कम 10 से 12 क्वेश्चंस मिनिमम बोलता हूँ आया ही था। तो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस और आंसर डायरेक्ट नहीं, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। जितना आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लिखेंगे, उतना आपको याद होते जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सेट का है, 2022 में हुआ था, आयोजित हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं, समय नहीं गंवाते। इंस्ट्रक्शंस तो आप पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द करेक्ट हायरार्की रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ऑप्शन बी नॉलेज डेटा इंफॉर्मेशन विजडम, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन नॉलेज डेटा विजडम और डी जो है नन ऑफ द अबव। सही पदानुक्रम संबंध संरचना क्या है। ऑप्शन ए डेटा सूचना ज्ञान विजडम, ज्ञान डेटा सूचना विजडम, सी है सूचना ज्ञान डेटा विजडम और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप लोगों को ये चीज़ पूरी तरह से याद होना चाहिए, हमारे एनटीए नेट के सिलेबस और छत्तीसगढ़ सेट और जितने भी स्टेट के सेट के सिलेबस हैं जो नेट को फॉलो करते हैं, उसमें आपका पहला ही टॉपिक DIKW है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम। तो इसको आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम। ये एक सीक्वेंस है, हायरार्की सीक्वेंस रिलेशनशिप है, इसको याद रखिएगा। पहले डेटा आता है, फिर इंफॉर्मेशन आता है, फिर नॉलेज आता है और फिर विजडम आता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो भी नोट कर लीजिएगा। एक कोटेशन है, वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इन द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। ये कोटेशन किसने कहा था ये पूछा जाता है, ठीक है। वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज़ द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। TS इलियट साहब ने कहा था। TS इलियट सर की एक किताब थी, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इनकी एक किताब थी जिस किताब में, है ना, जिस किताब में डेटा इंफॉर्मेशन और विजडम के बारे में TS लिखिएगा। ये स्पेलिंग है उनका ELI, इलियट, ठीक है। ये O और ये हुआ T, है ना। इनकी एक किताब थी
द रॉक, ठीक है, जो 1934 में पब्लिश हुई थी। इसी किताब में डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम इज हायरार्की को बताया गया था। तो कभी कभी हो सकता है आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज विजडम किस किताब से आया था, है ना, किनके किताब से आया था। टी.एस. इलियट सर की किताब से आया था। किताब का नाम था द रॉक, है ना। द रॉक, आप लोग WWE सुपरस्टार्स जानते होंगे तो द रॉक को तो जानते ही होंगे। द रॉक उनकी एक किताब थी जो 1934 पे पब्लिश हुआ था। उस किताब में टी.एस. इलियट जी ने डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और विजडम के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम शैनन वीवर थ्योरीज। शैनन वीवर थ्योरी से प्राप्त सूचना का सरलीकृत मॉडल है। ऑप्शन ए चैनल मैसेज सोर्स रिसीवर, ऑप्शन बी मैसेज सोर्स चैनल रिसीवर, ऑप्शन सी सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है शैनन वीवर थ्योरी से प्राप्त सूचना का सरलीकृत मॉडल है। ऑप्शन ए चैनल संदेश स्रोत रिसीवर, ऑप्शन बी संदेश स्रोत चैनल रिसीवर, ऑप्शन सी स्रोत संदेश चैनल रिसीवर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ठीक है। ये डेविड बर्लो जानते होंगे आप लोग। कम्युनिकेशन मॉडल अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक सीक्वेंस मैंने बताया कम्युनिकेशन मॉडल से भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वो एक बार ज़रूर देखिएगा। कम्युनिकेशन मॉडल याद होगा। तो डेविड बर्लो जी का जो मॉडल था 1960 में आया था। किनका था? डेविड बर्लो का जो मॉडल था 1960 में आया था। वो शैनन और थ्योरी का जो मॉडल था, है ना, उससे डिराइव्ड हुआ था। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 53 जिसको बोल सकते हैं, है ना। 53, हु हैज क्वाइंड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का, है ना, किसने गढ़ा था? फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए BC ब्रुक्स, ऑप्शन बी फ्रिज मैचुलप, ऑप्शन सी BC विक्री, ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन जी। इन हिंदी में है, निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज शब्द को गढ़ा है? ऑप्शन ए BC ब्रुक्स, ऑप्शन बी फ्रिज मैचुलप, ऑप्शन सी BC विक्री, ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिज मैचुलप, है ना। किनके द्वारा? फ्रिज मैचुलप के द्वारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी दिया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा। इनकी भी एक किताब थी द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन द US, है ना, 1962 में पब्लिश हुआ था। इस किताब में इन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। आपको पूछा जाता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक किसने लिखी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक, देखिए 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजी, 2 अलग अलग शब्द हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी सबसे पहली बार किसने दिया था, किसने गढ़ा था बोलते हैं तो फ्रिज मैचुलप ने गढ़ा था। इंफॉर्मेशन सोसाइटी किताब किसने लिखी थी अगर पूछा जाता है तो विलियम J. मार्टिन साहब ने 1988 पे पब्लिश हुआ था, इस एस्लिप के द्वारा पब्लिश हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन, द वर्ड कम्युनिकेशंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, है ना। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी चाइनीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। संचार शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लैटिन। ये सब जानते होंगे आप लोग, कम्युनिकेशंस बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ये लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट शब्द से निकला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स आर। ऑप्शन ए दिस रिफर्स टू दोज इंडिविजुअल और फर्म्स हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर अ फी, ऑप्शन बी अ डेटा साइंटिस्ट, ऑप्शन सी नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन हिंदी में सूचना ब्रोकर्स क्या हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए उन व्यक्तियों या फर्मों का संदर्भित करता है जो एक शुल्क के द्वारा सूचना प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी एक डेटा वैज्ञानिक है, ऑप्शन सी सूचना खोजकर्ता का नेटवर्क है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या है? उन व्यक्तियों या फर्मों का, है ना, संदर्भित करता है जो एक शुल्क के द्वारा सूचना प्रदान करते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या करते हैं, है ना, फंड फीस लेकर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन ब्रोकर करते हैं। दिस रिफर्स टू दोज इंडिविजुअल और फर्म्स हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर अ फी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन, इन इंडिया लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द क्रिएटर।
ऑप्शन हिंदी में सुन लीजिए, भारत में साहित्यकार की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक साहित्यिक कार्य संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 100। 30, 40, 60 और 100। तो आपको याद रहना चाहिए भाई इसका सही आंसर, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में आता है। इन इंडिया लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द क्रिएटर। ठीक है, 60 साल, बिल्कुल याद रखिएगा, 60 साल तक संरक्षित करके रखता है। एक्ट नंबर 13 ऑफ है ना अमेंडमेंट इन 1992 इंडियन कॉपीराइट एक्ट के तहत 60 साल तक ये सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57। जी हाँ, 57 क्वेश्चंस देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड, है ना, बेमेल का पता कीजिए। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए टर्निटिन वेब टूल, ऑप्शन बी आई ऑथेंटिकेट चेकर, ऑप्शन सी ग्रामरली, ऑप्शन डी जो है प्लेग स्कैन। टर्निटिन वेब टूल, आई ऑथेंटिकेट चेकर, ग्रामरली और प्लेग स्कैन। तो इसमें से क्या अलग है, ऑड है, उसको पहचानना है। तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर क्या है? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, वेयर इज द ऑफिस ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लोकेटेड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी हो, कहाँ से भी, जहाँ भी से सुन रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। ठीक है, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। 1980 में ये स्थापित हुआ था पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस, है ना, इनके द्वारा ये संचालित किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी पूछा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ स्थित है, पूछता है तो नागपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर सैम पित्रोड़ा, ऑप्शन डी कपिल सिब्बल। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और सैम पित्रोड़ा और कपिल सिब्बल। 4 नाम आपको आपके समक्ष दिए हुए हैं, चारों में से एक सही उत्तर है जिनको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है किसके चेयरमैन कौन थे, किसके नेशनल नॉलेज कमीशन के। तो डॉक्टर सैम पित्रोड़ा सब जो अभी चलन में बहुत थे कुछ समय पहले, चुनाव से पहले, तो आपको नाम भी याद रखना है। सैम पित्रोड़ा साहब फेमस हैं, है ना। ये कौन थे? नेशनल कमीशन के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसको भी जरूर देखिएगा। नेशनल नॉलेज कमीशन 13 जून 2005 को कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था, बना था, और डिसकंटिन्यूड कब हो गया था? तो जुलाई 2014, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, 13 जून 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी नेशनल नॉलेज कमीशन की, और ये बंद कब कर दिया गया? तो जुलाई 2014 को। ठीक है, 2014। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन, हु लॉन्च नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज? ठीक है, क्या है हिंदी में? पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इन्फ्लिपनेट सेंटर गांधीनगर। हिंदी में राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, सी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी इन्फ्लिपनेट केंद्र गांधीनगर। चारों में से कोई एक सही आंसर है, वो पहचानना है। तो किसने लॉन्च किया था? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल भी समझिए, किस संस्था ने लॉन्च किया था। ऐसा अगर पूछता तो किसी संस्था का नाम रहता, किसने लॉन्च किया था पूछा है तो एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी साहब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आप अगर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को आज भी अगर PDF आपके पास अवेलेबल हो, नहीं हो तो आप सर्च कर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत डिटेल से पढ़िएगा। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज और नेशनल नॉलेज कमीशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये मिशन को लॉन्च किया गया था। कौन सी मिशन को? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब लॉन्च किया गया था अगर आपसे पूछा जाता है तो 3 फरवरी 2014 को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अप्रूव्ड कब हुआ था तो 28 नवंबर 2013 को, शुरुआत हो चुकी थी 2012 में, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड था तो रिकमेंडेशन था नेशनल नॉलेज कमीशन का, जिसके चेयरमैन थे सैम पित्रोड़ा साहब। इनके रिकमेंडेशन से, इनके रिपोर्ट से ये क्या हुआ था, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज चालू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। रिसेंटली हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इफ्ला के, है ना, प्रेजेंट में, रिसेंट में जनरल सेक्रेटरी कौन है वो बताना है। हिंदी में सुन लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के निर्वर्तमान महासचिव कौन है। ऑप्शन ए गेराल्ड लितनर, ऑप्शन बी शैरोन मेमिस, ऑप्शन सी जेनिफर निकोलसन, ऑप्शन डी पीटर लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ हम बहुत सारा क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें डायरेक्टर जनरल का नाम पूछा जाता है, इसमें जनरल सेक्रेटरी का नाम पूछा गया है, महासचिव का नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है, क्या है सही आंसर, किसी को पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट कर। इसका सही आंसर है शैरोन मेमिस, है ना, शैरोन मेमिस जी हैं करंट जनरल सेक्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम से याद रख लेना है। प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख लेना है, विकी मैकडोनल्ड अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, 2023 से लेकर अभी तक प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। किस राज्य में पुस्तकालय अधिभार लाइब्रेरी से सरचार्ज के स्वरूप में एक्साइज ड्यूटी पर लगाया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन, इन विच स्टेट लाइब्रेरी सेस इज चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सर्जिस ऑन एक्साइज ड्यूटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस of which Indian University was recognized as an associate project of UNESCO। भारत के किस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग यूनेस्को के संबंध प्रोजेक्ट के रूप में पहचाना गया। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। ये पहली विश्वविद्यालय थी जो यूनेस्को के प्रोजेक्ट रूप में पहचाना गया था। तो भारत की पहली आपको अगर पूछा जाता है कि भारत के पहले विश्वविद्यालय कौन सा है जिसको यूनेस्को के प्रोजेक्ट के रूप में पहचाना गया, वो भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, तो वो विश्वविद्यालय कौन सा है, वो विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट 1946 पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। On the basis of model of which universities Raja Ram Mohan Roy Library Foundation under its scheme assistance to centrally sponsored libraries is supporting national education policy of India for its implementations। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की केंद्रीय समर्थित पुस्तकालयों के सहयोग योजना के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत के एनईपी को लागू करने में सहयोग हो रहा है। ऑप्शन ए विश्व भारती, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जादवपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है विश्व भारती। बिल्कुल याद रखिएगा, आपके परीक्षा में आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन। एमंग द फॉलोइंग हु हैज़ बीन द मिशन डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, है ना, नेशनल ऑन मिशन ऑन लाइब्रेरीज के डायरेक्टर्स कौन है पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन ए डीपी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी अजय प्रताप सिंह, ऑप्शन सी आर डी प्रसाद, ऑप्शन डी मुग्धा सिंह। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपको पता होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है मुग्धा सिन्हा मैडम जी, ठीक है। मिस मुग्धा सिन्हा मैडम जी कौन थे, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के निदेशक थे, जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। क्या है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी फाउंडेड। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस वर्ष में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1927, ठीक है। तो देखिए कुछ इतिहास बता देता हूँ थोड़ा बहुत खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। मैं विजिट किया हूँ पटना में, है ना। ये कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो ये पटना में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी खान बहादुर खुदा बख्श जी के द्वारा किया गया था।
किनके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खुदाबख्श के जी के द्वारा किया गया था। ये पब्लिक के लिए 29 अक्टूबर 1891 में खोला गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो सर चार्ल्स एल्फ्रेड एलॉट ने किया था, जो गवर्नर थे कहाँ के? बंगाल के। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, आपके आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है। आप बिल्कुल इसके वेबसाइट को रेगुलरली विजिट किया करो, ताकि आपको आने वाले नेट के एग्जाम पे जो क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आपसे बिल्कुल बन जाए। ठीक है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? 1891 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कब बना नहीं, कब स्थापित हुआ था? 1891 में। पब्लिक के लिए कब खोला गया था? तो 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर है ना 1891 को खोला गया था। किसके लिए? पब्लिक के लिए। इसकी स्थापना किसने की थी? तो खान बहादुर खुदाबख्श जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो सर चार्ल्स एल्फ्रेड एलॉट ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि गवर्नर थे कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। इन द ईयर 2024 द वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, जानते होंगे आप लोग WLIC ऑफ है ना, जो होता है वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, एक समिट होता है इफ्ला का, है ना। ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था 2024 में। कहाँ पर? ठीक है, विच प्लेस? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन सी केप टाउन। वर्ष 2024 में इफ्ला की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस WLIC का किस स्थान पर आयोजित होगी? ऑप्शन ए पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई, केप टाउन। तो इसका सही आंसर किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी WLIC किसी भी ईयर में हो, आपको उसका कहाँ पर हो रहा है, उसका थीम क्या है, बिल्कुल याद रहना चाहिए। दुबई में हुआ। ठीक है, 2024 का, ये याद रखना है आपको। 68 नंबर का क्वेश्चन है। इन द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954 इफ एनी पब्लिशर फेल्स टू सबमिट हिज पब्लिश्ड बुक शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू रुपीज़, है ना। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 के अंतर्गत यदि कोई प्रकाशक अपनी प्रकाशित पुस्तक जमा करने में विफल होता है तो उस पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 500 रुपये और ऑप्शन डी 10 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 रुपये। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में आपको 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में पुस्तक पब्लिश होने के साथ साथ ही भेजना होता है, 30 दिनों के भीतर में भेजना होता है। नहीं भेजेंगे आप तो इतना रुपये फाइन देना पड़ता है। कितना? 50 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सिलिप? सिलिप के प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए, है ना, वर्तमान प्रेसिडेंट के बारे में ही पूछा गया है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सिलिप? अभी प्रेसिडेंट कौन है सिलिप के? सुई विलियमसन, जूली रीड, ऑप्शन सी जॉन ट्रेवल एरन, ऑप्शन डी हीथर मार्शल। तो जॉन ट्रेवर एलन जो हैं, है ना, वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे। अभी वर्तमान में चेंज हो गए हैं, है ना, ये पेपर हुआ है लेट, पहले हो चुका है। अभी जो हैं केट रॉबिन्सन जी सिलिप के प्रेसिडेंट हैं, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। विच लाइब्रेरी इज रिलेटेड विद बेल्वेडेयर हाउस? तो ये बहुत खास जगह है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, है ना। नेशनल लाइब्रेरी इसका सही आंसर है। विच लाइब्रेरी इज रिलेटेड विद बेल्वेडेयर हाउस? बेल्वेडेयर हाउस में से किस पुस्तकालय का संबंध है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने नेशनल लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करने के लिए फॉर्म भरा था और इंटर्नशिप किया है। तो बहुत खुशी की बात है कि बेल्वेडेयर हाउस में हमारा सुबह से शाम गुजरता था, है ना। मैं सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में ट्रेनिंग किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो हाउस है उसे बेल्वेडेयर हाउस कहते हैं। यहीं पर अभी नेशनल लाइब्रेरी संचालित होती है ना, अलीपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडेक्स इंडियाना? इनमें से कौन सा इंडेक्स इंडियाना का पार्ट नहीं है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंडेक्स इंडियाना के लिए, मैं इसी सेक्शन पे काम करता था, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जहाँ पर इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाया जाता था और इंडेक्स इंडियाना बनाया जाता था। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या है इंडेक्स इंडियाना का भाग नहीं है? ऑप्शन ए वर्गीकृत भाग, ऑप्शन बी विषय अनुक्रमणिका, ऑप्शन सी शीर्षक अनुक्रमणिका, ऑप्शन डी लेखक अनुक्रमणिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडेक्स इंडियाना? ऑप्शन ए क्लासिफाइड पार्ट, ऑप्शन बी सब्जेक्ट इंडेक्स पार्ट, टाइटल इंडेक्स पार्ट और ऑथर इंडेक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है? तो टाइटल नहीं होता है। ठीक है,
और क्लासिफाइड होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑथर होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, वो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इंडेक्स इंडियाना कितने भाषाओं में प्रकाशित होता है? तो याद रखिएगा 6 भाषाओं में प्रकाशित होता है। कौन प्रकाशित करता है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी CRL, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। कौन कौन से 6 लैंग्वेज है? तो बंगाली, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और मलयालम, ये 6 लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो क्वार्टरली, ठीक है, त्रैमासिक और ईयरली कम्युलेटेड वॉल्यूम में भी पब्लिश होता है, ठीक है। इनको याद रखिएगा। 1977 से प्रकाशित हो रहा है और 1981 से एनुअल फ्रीक्वेंसी के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो आपको कभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है, तो आप याद रखिएगा क्लासिफाइड पार्ट है, सब्जेक्ट इंडेक्स पार्ट है और ऑथर इंडेक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट नहीं है? तो टाइटल पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिवाइज्ड प्राइमरी सोर्सेज एनालिसिस टूल, है ना। निम्नलिखित में से किसने प्राइमरी सोर्सेज एनालिसिस टूल को बनाया है? ऑप्शन ए OCLC, ऑप्शन बी IFLA, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो इसका सही आंसर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा प्राइमरी सोर्स एनालिसिस टूल बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आने वाले परीक्षा में, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसको मैच करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। पहला जो है IS 15339:2003, है ना, और ये बी है। तो देखिए IS 15339:2003 किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? ये है पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशंस के लिए है। आप BSI के वेबसाइट पे चली जाइएगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। उसमें ये सब दिया हुआ है। हम स्टैंडर्ड पढ़ के नहीं जाते, स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ए का थर्ड और IS 12940:2017 जो है डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी स्टैटिक्स गाइड के लिए, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स गाइड के लिए है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन सी IS 15996:2021 ये किसके लिए है? तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए, ठीक है। कौन सा? सी वाला। और डी वाला कौन सा है? बी के लिए लाइब्रेरी फर्नीचर एंड फिटिंग्स स्पेसिफिकेशन पार्ट 2 स्टील सेकंड के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? तो ऐसे आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ये पहले का है, ठीक है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है और ये हमारा IS 1829 पार्ट 2 2017 का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, आपको 4 क्वेश्चन 4 आंसर पता रहना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का भाग नहीं है? देखिए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जिसमें मैंने ट्रेनिंग किया है उसी के बारे में ही क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। पहले पूछा था किसका पार्ट पूछा था भाई? पहले पूछा था किसका पार्ट? इंडेक्स इंडियाना का। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है पूछा था। इस बार पूछ रहा है INB का। तो INB कितने भाषाओं में प्रकाशित होता है? किसी को पता हो तो कमेंट करिए, बहुत खुशी होगी ये आंसर देखकर सुनकर कि कितने लैंग्वेज में प्रकाशित होता है, ठीक है। कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ किया जाता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए? कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम, कौन सा एडिशन, अगर किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। नहीं पता हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। कमेंट आप करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए है क्लासिफाइड पार्ट, ऑप्शन बी पब्लिशर्स इंडेक्स, ऑप्शन सी ऑथर एंड टाइटल इंडेक्स, ऑप्शन डी सब्जेक्ट इंडेक्स। तो देखिए क्लासिफाइड पार्ट में होता है, ठीक है, ऑथर एंड टाइटल इंडेक्स में होता है, सब्जेक्ट इंडेक्स में ये भी होता है, पब्लिशर इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में कौन सा पार्ट नहीं होता है पूछ रहा है, तो पब्लिशर इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस आर पब्लिश्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली? ऑप्शन ए इंडिया और रेफरेंस एनुअल, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी न्यूज़, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटीज हैंडबुक, ऑप्शन डी इंडियन साइंस सब्सट्रैक्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई 2 हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड सी आर करेक्ट।
तो इसका सही आंसर होगा बी एंड सी आर करेक्ट। यूनिवर्सिटी न्यूज़ और यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है ये पब्लिश करता है। आप लोग जब यूजीसी एनटीए नेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की कुछ ना कुछ कंपोनेंट दिखने को मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी न्यूज़ और यूनिवर्सिटी हैंडबुक ही आपको दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर, अभिलेख पटल इज एन इनिशिएटिव ऑफ। अभिलेख पटल जो है किसकी इनिशिएटिव है? ऑप्शन ए नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ऑप्शन डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेख पटल के बारे में पूछा जाता है। अभिलेख पटल जो है, अभिलेख संस्कृत शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और दूसरा पहल अर्थात प्लेटफॉर्म है ना, एक डिजिटल रिपोजिटरी है। पटल जो लिखा है इसका भी पूरा फुल फॉर्म है, तो पटल का अगर पूरा नाम कभी पूछ दे तो याद रखिएगा, पोर्टल फॉर एक्सेस टू आर्काइव एंड लर्निंग। पी फॉर पोर्टल, ए फॉर एक्सेस, टी फॉर टू, ए फॉर आर्काइव एंड लर्निंग, ठीक है। पटल, पोर्टल फॉर एक्सेस टू आर्काइव एंड लर्निंग, पटल का फुल फॉर्म है। अभिलेख पटल जो है किसका इनिशिएटिव है? तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द पबमेड सेंट्रल, PMC, पबमेड सेंट्रल क्या है? ऑप्शन ए मात्र बायोमेडिकल पुस्तकों का पूर्ण पाठ संग्रह, ऑप्शन बी मात्र व्यावसायिक बायोमेडिकल पत्रिकाओं का निर्देशिका, ऑप्शन सी जीव विज्ञानों की पुस्तकों का सार, ऑप्शन डी बायोमेडिकल और लाइफ साइंसेस की पत्रिका साहित्य का निःशुल्क पूर्ण पाठ संग्रह। इंग्लिश में अ फुल टेक्स्ट आर्काइव ऑफ बायोमेडिकल बुक्स ओनली, ऑप्शन बी डायरेक्टरी ऑफ कमर्शियल बायोमेडिकल जर्नल्स ओनली, ऑप्शन सी अब्स्ट्रैक्ट ऑफ बुक ऑफ लाइफ साइंस, ऑप्शन डी फ्री फुल टेक्स्ट आर्काइव ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस जर्नल्स लिटरेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री फुल टेक्स्ट आर्काइव ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस जर्नल लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पबमेड और पबमेड सेंट्रल बिल्कुल कहीं भी जाते हैं तो देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये कहाँ पर संचालित होता है? तो US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में संचालित होता है। इसके डेवलप और मेंटेन कौन करता है ये भी पूछ सकता है, तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में NCBI कहते हैं, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ पर? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर। ये ऑनलाइन संस्करण में कब से प्रकाशित हो रहा है अगर आपसे पूछा जाता है तो 2000 से ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट सर्विस ऑफ OCLC। इनमें से कौन सी OCLC की सर्विस नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीन ग्लास, ऑप्शन सी बी कंटेंट DM, ऑप्शन सी ISBD, ऑप्शन डी कैट एक्सप्रेस। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से, है ना, OCLC की सर्विसेज बताए हैं, तो OCLC की सर्विस तो ये तीनों हैं, ISBD नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्यूटिंग कंटेंट ऑफ अ रेफरेंस सोर्सेज। ऑप्शन ए पर्पस एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी बाइंडिंग, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सूचना का उद्देश्य और क्षेत्र, ऑप्शन बी जिल्दबंदी, ऑप्शन सी सूचना की वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी सूचना की शुद्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पे नहीं पूछा है तो जिल्दबंदी है ना, जिसे बाइंडिंग कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर है बाइंडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 के बाद आता है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द इवैल्यूएशंस ऑफ करेंसी ऑफ वेब रिसोर्सेज। ऑप्शन ए डेट ऑफ द लास्ट रिविजन, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑथर, ऑप्शन डी एक्सेसिव क्लेम्स ऑफ सर्टेनिटी, है ना। वेब संसाधनों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए अंतिम संशोधन की तिथि, ऑप्शन बी विज्ञापन, ऑप्शन सी लेखक की जन्म तिथि, ऑप्शन डी निश्चितता के अत्यधिक दावे। इसका सही आंसर क्या होगा? किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ द लास्ट रिविजन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा डेट ऑफ द लास्ट रिविजन, अंतिम संशोधन की तिथि। आगे बढ़ते हैं, डेलनेट वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन विच ईयर। डेलनेट सोसाइटी के रूप में कब रजिस्टर्ड किया गया था? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1999। तो इसका सही आंसर कब है? 1992 में, ठीक है। डेलनेट कब बना पूछता है तो
उसका सही आंसर क्या होगा 1988। ठीक है, डेल नेट कब बना था? जनवरी 1988 में बना था। और उसको एक सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कब किया गया, रजिस्टर्ड कब किया गया? तो 1992 में किया गया। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी में स्टार्ट हुआ था, है ना। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के जया कुमार जी हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। डायरेक्टर कौन है? तो संगीता कौल जी हैं। ये किसके सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है? तो निषाद के सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है। ये बेस्ट और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। सबसे पहले किसके सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है? तो निषाद के सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? तो संगीता कौल जी हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी से ये स्टार्ट हुआ। जनवरी 1988 में इसकी शुरुआत हुई और 1992 में ये एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हुआ। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो के जया कुमार जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन, निक नेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? निक नेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए निसात, ऑप्शन बी यूजीसी, ऑप्शन सी एनआईसी, ऑप्शन डी आईसीएसएसआर। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनआईसी के द्वारा किया गया था। निक नेट की स्थापना, आगे भी एनआईसी लगा हुआ है, आप चाहो तो ऐसी आंसर दे सकते थे। एनआईसी 1976 में बना है, ये भी आपको याद रखना है। एनआईसी का पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन, CSIR इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स कंसोर्टियम हैज़ बीन रीनेम्ड एज। ऑप्शन ए इंडेस्ट कंसोर्टियम, ऑप्शन बी फोर्सा, ऑप्शन सी ई शोध सिंधु, ऑप्शन डी नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है CSIR इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कंसोर्टियम का नाम चेंज करके रख दिया गया नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, ये 2009 से चेंज हो गया है। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखना है, आपको आगे पूछ सकता है कभी भी फिर से, तो आगे के लिए आप तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। 84 नंबर का क्वेश्चन है, लाइब्रेरी 2.0 शब्द का प्रयोग माइकल कैसी ने पहली बार अपने किस ब्लॉग में किया था? द टर्म लाइब्रेरी 2.0 वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय माइकल कैसी इन हिज ब्लॉग। ऑप्शन ए लाइब्रेरी कनेक्ट, ऑप्शन बी लाइब्रेरी क्रंच, ऑप्शन सी इंटरनेट आर्काइव, ऑप्शन डी द ओपन लाइब्रेरी ब्लॉग। तो लाइब्रेरी क्रंच में लाइब्रेरी 2.0 का यूज़ किया गया है किसके द्वारा? माइकल कैसी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक सोशल नेटवर्क। ये बहुत इजी और समझने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एकेडमिक सोशल नेटवर्क शैक्षणिक सामाजिक संजाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रिसर्च गेट, ऑप्शन बी academia.edu, ऑप्शन सी मेंडले, ऑप्शन डी ट्विटर। तो ये समझ आ रहा है ऐसी ही कि ट्विटर जो है एक एकेडमिक सोशल नेटवर्क नहीं है, बाकी सब एकेडमिक सोशल नेटवर्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। ट्विटर के फाउंडर कौन है, किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा। द टर्म वेब 2.0 वाज क्वाइंड बाय। ऑप्शन ए डार्सी डिन्यूकी 1994, ऑप्शन बी डार्सी डिन्यूकी 1998, ऑप्शन सी डार्सी डिन्यूकी 1999, ऑप्शन डी डार्सी डिन्यूकी 2002। तो किसी को पता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है डार्सी डिन्यूकी 1999 में वेब 2.0 को क्वाइंट किए थे। वेब 2.0 शब्द को खोजा गया था, गढ़ा गया था। ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन, विच वन डज नॉट बिलोंग टू ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल से संबंधित नहीं है, यह हमको पहचानना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ब्लैक लाइट, रैपी, फैक, बैक, ओपेक, वर्ल्ड कैट लोकल। तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड कैट लोकल। ठीक है, बाकी सब क्या है? ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन, आयनिस मेंटेन द मल्टीलिंगुअल थिसारस इन विच लैंग्वेजेस। आयनिस बहुभाषी थिसारस कौन सी भाषाओं में उपलब्ध है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, रशियन, स्पेनिश। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन, मॉडल नेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन कोड 1983 was first established by which one? मॉडल नेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन कोड 1983 किसके द्वारा प्रथम बार स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, एफ्ला के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज रिलेटेड टू ऑगमेंटेड रियलिटी इन लाइब्रेरी? ऑप्शन ए माई लाइब्रेरी, ऑप्शन बी टॉपिक स्पेस, ऑप्शन सी सेल्फ AR, ऑप्शन डी लुडविंग 2। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं,
चारों में से पहचानना है, तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, अर्थात ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वेयर द फर्स्ट डिवीजन इज बाय डिसिप्लिन इज नोन। प्रथम वर्गीकरण प्रणाली जहां विषय द्वारा प्रथम विभाजन होता है वो कहलाता है क्या? डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या कहलाता है भाई? डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंग्लो अमेरिकन कोड वाज इशू इन द ईयर। ऑप्शन ए 1841, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1876। एंग्लो अमेरिकन कोड किस वर्ष जारी किया गया था? 1841, 1921, 1908 और 1876। तो इसका सही आंसर है 1908। हम कंफ्यूजन कहाँ होते हैं वो भी बता दे रहा हूँ ताकि आगे ना हो। ठीक है, 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड आया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो प्रथम संस्करण था वो 1961 में आया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल का सेकंड वर्जन जो था 1978 पे आया था और सेकंड रिवाइज्ड एडिशन आया था 1988 पे। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये दूसरा पूछा है, एंग्लो अमेरिकन कोड पूछा है, वो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन, FRBR मॉडल इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? FRBR मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑप्शन बी वर्क एक्सप्रेशन मॉडल, ऑप्शन सी वर्क मैनिफेस्टेशन मॉडल, ऑप्शन डी एंटिटी एक्सप्रेशन मॉडल। तो किस पर बेस्ड है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगर आप RDBMS DBMS वगैरह पढ़े होंगे तो आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इसके 4 जो ग्रुप होते हैं 3 ग्रुप में होता है ना, ये आप लोगों को पता होगा। तो पहले ग्रुप का बार बार पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि FRBR जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इफ्ला के द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। किसके व्यक्ति का नाम पूछते हैं तो KG शॉर को भी याद रखिएगा, है ना। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आपको पता होगा और आइटम, ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन सिंपल डबलिन कोर। सामान्य डबलिन कोर में कितने तत्व होते हैं? 16, 17, 15, 14, 16, 17, 15 और 14। तो डबलिन कोर एलिमेंट्स में जो जनरल है वो ज़्यादा ही पूछा जाता है। इसमें कितने तत्व होते हैं? तो 15 तत्व होते हैं। ठीक है, DCMES डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट, ये फुल फॉर्म NPPSC में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है। 2 तरह के डबलिन कोर एलिमेंट्स होते हैं, एक सिंपल होता है, एक क्वालिफाइड होता है। तो क्वालिफाइड एलिमेंट्स में अगर पूछा जाता है तो 18 एलिमेंट्स होते हैं और सिंपल में पूछा गया है यहाँ पर तो 15 एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन, हु डेवलप्ड नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी क्रेवेन, ऑप्शन सी लेंच, ऑप्शन डी मेटकाफ। तो किसी को कुछ पता हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, क्रेवेन। क्रेवेन का पूरा नाम भी लिख लीजिएगा, TC क्रेवेन बोलते हैं, टिमोथी C क्रेवेन। लिन के द्वारा 1977 पे क्या दिया गया था? नेफिस इंडेक्सिंग सिस्टम को दिया गया था। ठीक है, इसी के तरह एक लिफिस भी होता है जिसे लिंक्ड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं, जो 1978 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन, इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम टू बी यूज्ड ग्लोबली। विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली विश्व की पहली ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली कौन सी? ऑप्शन ए डकडकगो, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी डायलॉग, ऑप्शन डी जो है इबिस्को। तो इसका सही आंसर है डायलॉग। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी NTA नेट पे भी पूछा गया था कुछ अलग तरीके से। ठीक है, 97 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेटिव abstract? ऑप्शन ए, इट इंडिकेट द कंटेंट्स एंड डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट। हिंदी में देख लीजिए, यह विषय वस्तु को इंगित करता है तथा विषय वस्तु के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं करता है। ठीक है, कौन सी सूचनात्मक सार की विशेषता है? हमको इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट की विशेषता बताना है। ठीक है, यह दस्तावेजों की रिपोर्टिंग या प्रायोगिक जांच के लिए सबसे उपयोगी है। यह एक विशेष समूह की सेवा के प्राप्ति का उन्मुख होता है। इट इज़ ओरिएंटेड टू सर्व अ स्पेशल ग्रुप। ठीक है, इंफॉर्मेटिव। अब भैया जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका अब्स्ट्रैक्ट के टाइप है, उससे एक क्वेश्चन है ना, तो इसका सही आंसर है इट इज़ ओरिएंटेड टू सर्व अ स्पेशल ग्रुप। ठीक है, अच्छा सॉरी, 2 ऑप्शन चॉइस करना है।
तो 2 ऑप्शन चॉइस करना है। इट इज़ मोस्ट यूजफुल डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन और इट एवरेज प्रिंसिपल आइडियाज एंड फैक्ट एंड कंटेंट एक्चुअल। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन, वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कथन पदानुक्रम का सिद्धांत आइडिया प्लेन के सिद्धांतों में से एक है। सापेक्षता जो कथन 2 है, सापेक्षता एवं एकरूपता का प्लान सिद्धांत नोटेशनल प्लान के सिद्धांतों में से एक है। इसमें जो कथन दिया है उसमें से आपको आंसर ढूंढना है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर है कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट पेयर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग्स। वर्ल्ड कैट लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, RLIN यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन ऑस्ट्रेलिया, BibFrame डेटा मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी इंडिकेट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ थीसिस सबमिटेड टू IITs। ये 4 हमारे पास टर्मिनोलॉजी दिए हैं, 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं, चारों का थोड़ा बहुत डेफिनेशंस लिखा हुआ है, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ए और सी सही है। वर्ल्ड कैट सही है, लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, BibFrame डेटा मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक्स है, RLIN जो है रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक डेटाबेस है, जो सरासर गलत हो जाएगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। इंडकैट जानते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा कैटलॉग है, ये भी ऐसा नहीं है। तो बी, ए और सी जहाँ होंगे वो सही आंसर होगा। ए और सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर का क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा 100 नंबर का, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मार्क 21, ISBDM, CCF, ISBDG, इन चारों को उसके ईयर के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहले आता है ISBDM, कब आता है? तो 1971, 71। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग साफ सुथरा अच्छे से लिख लीजिएगा। 1971 में ISBDM आता है। उसके बाद आता है ISBDG, ये आता है 77 में। उसके बाद आता है 1984 पे CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। उसके बाद आता है 2005 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा मार्क 21। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चारों को सीक्वेंस से अरेंज कीजिए, जो आ रहा है वो सही आंसर होना चाहिए। इसको सही से अरेंज करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड, फोर्थ और थर्ड और फर्स्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल याद रखिएगा, आज केवल हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिलेगा। दोनों पार्ट बहुत अच्छे से देखिएगा। जो NIT रायपुर की भी तैयारी कर रहे हैं, NIT वारंगल और जितने भी लाइब्रेरी ट्रेनिंग का फॉर्म निकला उसमें जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। और MP सेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और WB सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आज के लिए केवल इतना ही, कोशिश करूंगा आप लोग को अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जितने भी वीडियोस हैं उसको देखते रहिए। हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके ट्रेनिंग एग्जाम और जॉब के एग्जाम में आए। आगे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे जो बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह से इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर जो NIT रायपुर का है वो बहुत अच्छे से जाए। मैं कोशिश करता हूं कि NIT के रायपुर के एग्ज़ाम होने से पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप लोगों को ईजी पढ़ने में सरलता महसूस हो और एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।